प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम नया चैप्टर देखेंगे, नया अध्याय 7। अध्याय 7 में दिया है त्रिभुज, है ना। तो अध्याय 7 में जो त्रिभुज दिया हुआ है, तो त्रिभुजों के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। और त्रिभुज यानी क्या है, डेफिनेशन आपको बताना है त्रिभुज की, ट्रायंगल की। तो जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल यानी जो है त्रिभुज है, तो त्रिभुज की परिभाषा क्या है। अब सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि जो चैप्टर है ना त्रिभुज वाला, इस त्रिभुज वाले चैप्टर से मात्र एक ही प्रश्न आने वाला है, केवल 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 4 नंबर का बस। तो 4 नंबर का यानी इससे कोई नए प्रश्न ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, कोई खालिस्तान और सत्य यहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि एक ही प्रश्न दिया है ब्लूप्रिंट में कि 4 नंबर का एक प्रश्न इससे आप पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा 4 नंबर का, तो आपको 4 नंबर का प्रश्न हल करना है। तो अपन ने सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज क्या है। बताइए आप, कहने त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। त्रिभुज की परिभाषा, तो परिभाषा यदि हम बनाते हैं परिभाषा, तो त्रिभुज जो अन्य हम संधि विग्रह करते हैं, त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब 3। तो जब त्रि का मतलब 3 होता है और भुज का मतलब होता है भुजाएं। अब रही बात परिभाषा इसकी कैसे बनाना है, आपको अन्य परिभाषा आनी चाहिए बोल दे। तो त्रिभुज की परिभाषा अभी यानी ये आपका यानी त्रिभुज हुआ, तो 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति, 3 भुजाओं से बनी वह बंद आकृति जिसे हम कहते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज के प्रकार हम बताएंगे अभी। ये तो त्रिभुज की परिभाषा हुई सिंपल कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्या है यानी आपके पास कोई यानी ऐसा नहीं कि हमने ऐसा बना दिया, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है ना, ये भी त्रिभुज, ऐसा नहीं कि ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। यानी आकृतियां जो है ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। यानी आप त्रिभुज के बारे में हैं तो 3 भुजाएं, यानी त्रि का मतलब होता है 3, भुज का मतलब होता है भुजाएं। तो 3 भुजाएं यहाँ पर है कि देखिए चित्रों में, ये भी 3 भुजाएं हैं, पर 3 भुजाओं से बनी वह बंदाकृति है, खुली नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसा हमने ऐसा खुला नहीं रखी, ऐसा हाँ ऐसा नहीं है। ये इसको हम त्रिभुज नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये आकृति बंद नहीं है, यहाँ ओपन है, यहाँ खुला हुआ है ना। यहाँ जब खुला हुआ है तो इसको हम त्रिभुज नहीं कहेंगे। त्रिभुज यानी किसको कहेंगे? ऐसी आकृति यानी 3 भुजाओं से बनी वह बंद आकृति जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। यानी आपकी त्रिभुज के बनाने परिभाषाएं आप क्या बोलेंगे? 3 भुजाओं, हमने 3 भुजाओं से ने जो बंद आकृति बनाया, 3 भुजाएं हैं यहाँ पर, ये भी यानी 3 भुजाएं, 4 भुजाएं नहीं हो सकती। यदि हमने 4 भुजा कर दिया तो ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है, ये 4 भुजा हो गई, है ना। तो इसको हम मैंने बोलेंगे चतुर्भुज, बांधने पड़ेंगे। ये त्रिभुज है। क्यों है त्रिभुज? इसलिए त्रिभुज है कि इसमें 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाओं से बनी कौन सी आकृति है? बंद। यहाँ भी यानी शीर्ष बिंदु है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी शीर्ष है ना, 3 जगह ने बंद है, ये मैंने भुजाएं फैली हुई नहीं है। तो ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी यानी ये त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ओपन है, एक यानी कोना जुड़ा नहीं है ना। ये भी यानी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। तो आप यानी त्रिभुजों के बारे में, ये आपका त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है त्रिभुज बताओ? इसलिए नहीं है, इसमें 4 भुजाएं और 4 भुजाओं से बंद बना है ना। ये जो आकृति बनी हुई है ये 4 भुजाओं से बंद बनी आकृति है ना। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4, यानी 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति। तो इसको यानी हम त्रिभुज नहीं कहेंगे, इसको हम बोलेंगे चतुर्भुज। ठीक, समझ में आ गया कि त्रिभुज क्या है। आपको त्रिभुज की परिभाषा पूछेंगे तो त्रिभुज की परिभाषा उसके जो नाम है वो नाम पर ही त्रिभुज लिखा हुआ है, त्रिभुज है ना। त्रिभुज मतलब है कि 3 भुज यानी 3 भुजाएं। तो 3 भुजाओं से बनी वह बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुजों के प्रकार है ना, भुजाओं के आधार पर अलग होता है और कोणों के आधार पर अलग होता है। ठीक, तो त्रिभुजों के प्रकार भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर है ना। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के नाम बताना है। तो पहला आने क्या होगा बताइए? पहला हमने लिख दिया समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए इसकी परिभाषा यहीं छिपी हुई है,
समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? त्रिभुज तो है, यानी 3 भुजाएं तो है, 3 भुजाएं हैं मतलब त्रिभुज है, और बंद आकृति, बंद आकृति, लेकिन बोलता है समद्विबाहु। अब यहाँ आने संधि यानी करते हैं विग्रह। सम, सम का मतलब होता है बराबर, द्वि, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु, बाहु का मतलब होता है भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज। देखिए यानी परिभाषा यहीं से बन रही है, आपको याद करना एकदम सरल पड़ेगा, यानी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा नाम, जैसे आपने नाम आने पढ़ोगे समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज जैसा आप नाम बोलोगे वैसे आपको परिभाषा अपने आप दिमाग में आ जाएगी। यदि आपको इनका यानी सबका अर्थ मालूम हो तब। यहाँ 3 यानी खंड है, एक है सम, सम का मतलब होता है बराबर, द्वि, द्वि का मतलब 2 होता है, यानी बराबर 2, और बाहु मतलब होता है भुजा, भुजाएं। अब देखिए बहुत सरल यानी परिभाषा हो जाती है कि समद्विबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज, जैसे हम चित्र बना रहे, देखिए चित्र बना रहे हैं, ये आपकी यानी एक भुजा और ये आपकी दूसरी भुजा, ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक, जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये कहलाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ये तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, लेकिन ये 2 भुजा बराबर है, यानी ए बी भुजा और ए सी भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर है। हमने चित्र बनाया है, तो ऐसा यानी यहाँ लिखा है बराबर 2 भुजा, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो। अब देखो परिभाषा अपने आप निकल गई, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो वह यानी समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, परिभाषा आपको समझ में आ गई, बहुत आसान है। चित्र अब आपका दिख गया कि इसमें 2 भुजाएं आपको बराबर दिख रहा है और तीसरी भुजा ये बराबर नहीं है ना, तो हम इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। कि समद्विबाहु त्रिभुज कैसे कहेंगे हम, कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। यहीं से आपका बराबर यानी संधि विग्रह करेंगे, समद्विबाहु, सम यानी बराबर, द्वि मतलब 2, भुजाएं, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए समद्विबाहु बता दिया मैंने कि वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, चित्र आपका सामने में है, 2 भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर नहीं है। यदि अपन त्रिभुज की तीनों भुजाएं को बराबर कर दें, यदि हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को यदि हम बराबर कर दें तो उसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर नहीं क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर है। अब इसमें एक तर्क आएगा, आपको मिलेगा कि जो बराबर भुजाएं हैं, इन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, इन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में। अब इन्हें आ रहे हैं समबाहु, इसका भी हमने सम, सम का मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। यहाँ पर ने द्वि लिखा था इसलिए 2 भुजाओं का नाम आया, यहाँ पर भुजाओं की यानी द्वि है, यानी 3 भुजाएं होती है त्रिभुज में। जब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है परंतु यहाँ पर कोई द्वि त्रि लिखा हुआ नहीं है ना, तो यहाँ पर यानी समबाहु, सम यानी बराबर, बहु यानी भुजाएं ने, तो समान भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, है ना, जिसकी तीनों, यानी वह त्रिभुज, वह त्रिभुज। अब यानी चित्र कैसा बनेगा, आप यानी ऐसा बना लीजिए, ऐसा, ये भी भुजा, तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर है, ए बी और सी, तो ऐसा वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अब यानी अब यहाँ तीनों भुजाएं बराबर है, यहाँ 2 भुजाएं बराबर थी, यहाँ 3 भुजाएं बराबर है, वहाँ 2 भुजाएं बराबर थी, तो हमें बताया था तर्क कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब आपका यहाँ पर कोण बी बराबर होता है कोण सी। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आने तीनों भुजाएं बराबर है, जब तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों भुजाएं के सामने के जो कोण है तीनों, ये तीनों कोण समान होंगे, तीनों कोण यानी बराबर होंगे। जब ये तीनों कोण होंगे बराबर तो प्रत्येक कोण कितने अंश रहेगा बताइए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो इसके प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होगा। ठीक, तभी तो 60 या 180 है ना, 60 60 60 180 हो गया। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यदि तीनों भुजाएं बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है और उसके प्रत्येक कोण की माप 60 अंश होती है। ठीक, समझ में आ गया। ये आपके परिभाषाएं त्रिभुजों के बारे में बता रहे हैं जो अभी अपने को आगे पढ़ना है। अभी यानी इस अध्याय में आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। ये तो अभी सर्वांग समता के लिए भी ये सब यानी आपको ये सब याद होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज कैसा बनता है,
समबाहु त्रिभुज कैसा होता है ना। अब यानी देखते हैं, ये तो हो गया समबाहु, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु हो गया। अब आ रहे हैं हम विषमबाहु त्रिभुज। इसका नाम देखिए, विषम और बाहु। तो विषम माने क्या हुआ, यानी जिसकी भुजाओं की लंबाई भिन्न भिन्न हो, यानी कोई भुजा की लंबाई समान ना हो। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3। यदि तीनों भुजाओं की लंबाई भिन्न हो, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। यानी यहाँ पर हम बोलेंगे जैसे कि ऐसा आया, एक भुजा हमने इसको ऐसा कर दिया है ना, और एक भुजा हमने ऐसा कर दिया। ये भुजाएं अलग है, ये अलग है और ये अलग है ना। ये मान लीजिए आपका 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। सबके ने लंबाई अलग अलग। हमने चित्र बना दिया। चित्र ने कैसे बनाया, हमने एक भुजा की लंबाई 3 बताया, एक भुजा की लंबाई 4 बताया और तीसरी भुजा की लंबाई 5 बताया। मतलब बाकी तीनों भुजाओं की जो लंबाई है, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, मतलब ये समान नहीं है। जब ये समान नहीं है तो ऐसे त्रिभुजों को हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो क्या होगी इसकी परिभाषाएं, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अपन ने क्या देखा, चित्र देखा। चित्र में हमने देखा कि यहाँ 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। मतलब है कि ऐसा आकृति है, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति ऐसी है कि इसके तीनों ने भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, यानी यहाँ 3, 4, 5। तो जब ये तीनों भुजाओं की लंबाई अलग है तो इसका मतलब ये है कि यह यानी विषमबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु। तो विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा ऐसी हो गई। तो हमने त्रिभुजों के भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुजों के तीनों प्रकार बता दिया, जो आपको यानी फिर से याद दिला दिया, जो 8वीं में पढ़े थे, 7वीं में पढ़े थे। अब यानी कोणों के आधार पर, अब कोणों के आधार पर यानी त्रिभुज के भी 3 ही प्रकार होते हैं। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर क्या होगा, कोणों के आधार पर हम इसके प्रकार बताएंगे त्रिभुजों के। तो क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। नाम लिख लेते हैं, बस परिभाषाएं आपको पढ़ लेना है, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक। ये परिभाषाएं आपको पढ़ लेना है। ये अब आप नहीं पढ़ाते परिभाषा को, आपको यानी परिभाषा हमने कैसा रहे बताओ, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये मैंने 7वीं 8वीं में हमने पढ़ लिया होगा। यदि परिभाषा मत यानी आपको यानी न्यून कोण त्रिभुज की हम ऐसे बता रहे हैं मौखिक, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। क्या बताया हमने, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज क्या है, अधिक कोण त्रिभुज वह है जिसका एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण किसे कहते हैं, जिसका माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है, उसे अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज यानी यहाँ जुड़ गया त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण अधिक कोण हो,
देखिए यानी क्या परिभाषा है, अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, उसे हम समकोण कहेंगे। लेकिन न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है कि न्यूनकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके तीनों कोण, यहाँ पर तीनों शब्द आ रहा है कि वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यूनकोण हो, वह यानी न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, ये आपको अन्य परिभाषाएं लिख लेना है बाद में, हमने बता दिया मौखिक। अब यानी आते हैं त्रिभुजों के बारे में कि त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता क्या है ना, जो आपके चैप्टर में आपके प्रश्न दिए गए हैं। तो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में बता देते हैं पहले। तो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता परिभाषा तो हो गई, परिभाषाएं, और आपको ने त्रिभुजों के बारे में पहले बता दिया कि त्रिभुज क्या है। पहले मैंने बताया कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज यानी त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं, यानी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, या तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। लेकिन त्रिभुजों के जो प्रकार हैं, भुजाओं के आधार पर तीन और कोणों के आधार पर तीन। तो भुजाओं के आधार पर मैंने जो तीन बताया वह है यानी समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और एक कौन सा बताया मैंने आपको, समबाहु त्रिभुज। समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। ठीक, तो ये तीनों त्रिभुजों को आपको यानी परिभाषा मैंने लिखा दिया, चित्र बताया। अब यानी त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, देखिए वो ऐसा होता है, ये चिन्ह सिंबल है। ठीक, सर्वांग क्षमता का ये चिन्ह नहीं वाला, ऐसा वाला। अब मैं आपसे बता देता हूँ कि सर्वांग क्षमता का अर्थ क्या हुआ। सर्वांग, देखिए आपको यानी संधि विग्रह करना है, आप हिंदी पढ़ते हो तो संधि विग्रह में यानी सर्वांग क्षमता यानी ऐसे दो आकृतियाँ जिसके पहली आकृति के अंग दूसरी आकृति के अंग के बराबर हों, समान हों, है ना। पहली आकृति का जो भुजाएं होती है वह भुजाएं दूसरी आकृति की भुजाओं से बराबर हो, यानी ऐसी दो आकृतियाँ, है ना, ऐसी दो आकृतियाँ जिसके यानी अंग क्या हो, समान हो। अब यानी बोलूँगी सर कि इसमें सर्वांग क्षमता में क्या त्रिभुज ही रहेंगे क्या, नहीं, वृत्त भी हो सकते हैं, वर्ग भी हो सकते हैं, यानी वर्ग वृत्त। यदि दो व्रत ऐसे हैं, सुनना है आपको, दो व्रत ऐसे हैं, है ना, ये तो त्रिभुज मैंने बताया। यदि व्रत में आया कि दो व्रतों की यदि त्रिज्याएं, दो व्रतों की त्रिज्याएं समान हो, समान मतलब बराबर हो, तो समान हो तो वे सर्वांग सम होते हैं। क्यों होंगे सर्वांग सम, बताओ। यदि दो व्रत हैं, हमने यहाँ निवृत्त बना दिया, एक व्रत बनाया, इसकी त्रिज्या आपकी माने 2 सेंटीमीटर है ना, कितने सेंटीमीटर है, 2, और दूसरा व्रत हमने और बना दिया, उसकी भी यानी त्रिज्या 2 है, उसकी भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। और जब इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ये दो व्रत बना दिए हमने ये वाले, तो इन दोनों व्रतों यानी कैसे हैं, समान त्रिज्या। दो व्रत ऐसे हैं जिनकी त्रिज्याएं समान हैं। जब त्रिज्याएं दोनों के समान हैं, ये दो व्रत हैं, तो ये दोनों व्रत क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। मतलब है कि इनके दोनों के बीच का जो चिन्ह रहेगा बराबर के ऊपर में ऐसा, ये दोनों आकृतियाँ सर्वांग सम रहेगी। सर्वांग सम नहीं, दोनों आकृतियाँ सर्वांग सम है। क्यों सर्वांग सम है, क्योंकि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान हैं। दो वृत्तों की यदि त्रिज्याएं समान हो तो वे सर्वांग सम होते हैं। उसी तरह यानी वर्ग, यदि मानो ऐसे वर्ग, है ना, दो समान वर्ग, दो वर्गों की भुजाएं, यदि दो वर्ग हैं और दो वर्गों की भुजाएं समान हो तो वे वर्ग भी सर्वांग सम होंगे।
सर्वांग सम, यानी कैसे होंगे सर्वांग सम, यानी दो यानी वर्ग हैं। देखिए ये जो वर्ग है, ये वर्ग है, इसके प्रत्येक कोण 90 इसका आर, ये चार भुजाएं क्या बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है। यदि दूसरा वर्ग भी उतने बड़ा हो यानी समान हो, ये भुजा यदि चारों भुजाएं बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो ये दोनों आकृतियां क्या होगी, यदि दोनों वर्ग यदि समान हो, दो वर्गों की भुजाएं भी कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको ने ऐसा नहीं है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता में त्रिभुज ही आएंगे, क्या त्रिभुज के अलावा वृत्त भी आ सकते हैं, वर्ग आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि त्रिभुज ही आएगा। लेकिन अपन को इस चैप्टर में अध्याय 7 में त्रिभुज की सर्वांग समता ही पढ़ेंगे, है ना। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है, देखिए कुछ 3-4 अन्य पॉइंट दिए गए हैं। पहला है जैसे कि अपन ने बनाया ये, है ना, दूसरा हमने बना दिया हमने ये दोनों आकृतियां, जैसे हमने लिखा ए बी सी, यहाँ लिखा पी क्यू आर, दो त्रिभुज हैं। अब ये दो त्रिभुजों के बारे में हम बता रहे हैं, तो ये दोनों त्रिभुज ने सर्वांग सम कब होंगे, जब इनके संगत भुजाएं या संगत कोण बराबर हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है दो भुजाएं, इस त्रिभुज की दो भुजाएं ने ए बी सी जो त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं ए बी भुजा और ए सी भुजा के संगत में यदि दूसरे त्रिभुज की पी की भुजा और पी आर भुजा, यानी इस भुजा के संगत में ये भुजा और इस भुजा के संगत में यदि ये भुजा बराबर हो और इनका जो शीर्ष कोण है ये एक कोण बराबर हो, है ना, एक कोण बराबर हो, तो जब ये कोण बराबर हो ये वाला और ये दोनों भुजाएं बराबर हो, तो ऑटोमेटिक ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम हो जाएगी। इसके गुण हैं, सर्वांग समता के गुण हैं, है ना। तो सर्वांग समता के गुण धर्म, है ना, तो सर्वांग समता के गुणधर्म क्या होते हैं, तो सर्वांग समता के गुणधर्म होते हैं कि एक होता है SAS, मतलब इसका अर्थ होता है भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता में क्या होगा, देखिए चित्र बना रहे हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, पहले त्रिभुज की AB भुजा, इसके संगत दूसरे त्रिभुज की PQ भुजा, AC भुजा पहले त्रिभुज की, दूसरे त्रिभुज की PR भुजा, यानी चित्र में हम बता रहे हैं कि इस भुजा के संगत ये भुजा बराबर है और इस भुजा के बराबर ये भुजा है मान लो, और इनके दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला कोण यदि ये बराबर हो, तो साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के नियम से ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम होती है। सर्वांग सम आकृतियां वे आकृतियां होती हैं जिसके सभी अंग समान हों, लेकिन यहाँ पर इन्हें जो तीसरा अंग है BC यानी भुजा तीसरी भुजा जो है वो बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, सर्वांग समता के नियम से। क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम है। जब ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम है तो तीसरी भुजा जो है, ये तीसरी भुजा पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा और दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा, ये भी भुजा बराबर हो जाएगी, किस नियम से, सर्वांग समता के नियम से। तो ये आपका यानी चित्र है। तो आपको यानी लिखना है, यदि पहले त्रिभुज चित्र समझना है, पहले त्रिभुज की एक भुजा यदि दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो, ये और ये दोनों बराबर हों, और पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा AC यदि वो दूसरे त्रिभुज की PR के बराबर हो, यानी ये इसके बराबर ये इसके बराबर हो, और इनके मध्य जो कोण बनता है ये कोण यदि बराबर हो, तो समझना है कि ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम हो जाती है। क्या होती है, दोनों आकृतियां सर्वांग सम हो जाती है। ठीक, ऐसा इस एक चिन्ह का है सर्वांग सम, सर्वांग सम तक चिन्ह, है ना। तो ये आकृतियां सर्वांग सम है। तो हम यानी क्या बोलेंगे,
एस ए एस भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से कि दोनों आकृतियाँ सर्वांग सम है। ठीक, समझ में आ गया। अब यानी क्यों सर्वांग सम है? क्योंकि ये भुजाएं हैं संगत भुजा बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और बीच का कोण बराबर है। अब यानी दूसरा है ए एस ए, मतलब है कि एंगल साइड एंगल है ना। तो यदि एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण भुजा कोण कोण भुजा कोण सर्वांग समता क्या होगा? कोण भुजा कोण सर्वांग समता में क्या आएगा बताओ? इसमें आपका आने आएगा कि यदि मान लो ये चित्र बनाएं, यदि ये कोण इस कोण के बराबर है, ध्यान से देखना है आपको, यदि पहले त्रिभुज का कोण बी और दूसरे त्रिभुज का कोण क्यू के बराबर है, या चाहे 30 अंश की, मैंने इसको अपन मान लेते हैं, मान लीजिए 60 अंश का, ये भी 60 अंश का है ना, ये 70 का है, ये भी 70 का है। ध्यान से देखना है, यदि यानी देखिए यदि यहाँ 60 अंश का कोण है, कोण ये भी 60 अंश का कोण है दूसरे त्रिभुज में, और दूसरा कोण 70 अंश का है, तो ये भी 70 अंश का है, और ये जो भुजा है यदि ये बराबर है, ध्यान से देखना है, ये भुजा, तो कोण भुजा कोण, यदि ये भुजा की लंबाई जो भी हो 3 सेंटीमीटर 4, यदि इस भुजा की लंबाई और ये भुजा की लंबाई बराबर है और इस भुजा पर बनने वाला कोण एक 60 अंश का है, एक 70 अंश का है, यहाँ 60 70, तो ये भी आकृति सर्वांग सम होती है। क्यों होती है सर्वांग सम? कि ये जो भुजा है यहाँ पर जो गुण है धर्म, कोण भुजा कोण कोण भुजा कोण सर्वांग समता के नियम से ना, समता के नियम से। तो इस नियम से क्या होगा? ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम हो जाएगी। ठीक, सर्वांग सम क्यों होगी? ये आकृति की ये वाली भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगी। सर्वांग समता, सर्वांग सम मतलब जिसके सभी अंग समान हो, जिसके सभी अंग समान हो उसको हम बोलते हैं सर्वांग समता। तो सभी अंग समान हो मतलब पहली आकृति और दूसरी आकृति, दोनों आकृतियों के अंग, यानी अंग मतलब भुजाएं, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर तो है ही, पहले से हमने यहाँ लिख दिया है कि ये भुजा और ये भुजा यदि बराबर हो और ये जो कोण है 60 अंश, ये भी 60 अंश का हो, 70 अंश का 70 अंश का, तो यदि ये भुजाएं मान लीजिए, हम इसको मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, इसको भी 3 मान लिया, यदि भुजाएं बराबर है ये वाली और भुजा के बाद में उस भुजा पर बनने वाला कोण बराबर है, तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता के नियम से ये दोनों आकृतियों को हम सर्वांग सम है ऐसा कहेंगे। जब ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम हो जाएगी तब उसकी ए बी भुजा भी पी क्यू के बराबर हो जाएगी, ए सी भुजा भी पी आर के बराबर हो जाएगी सर्वांग समता के नियम से। सर्वांग सम का अर्थ होता है जिसके सभी अंग समान हों, ऐसी दो आकृतियां जिसके सभी अंग समान हों। तो आपको यानी जो गुणधर्म है, इस गुणधर्म से आपको यानी सर्वांग समता के लिए नियम पढ़ेंगे इस अध्याय में। अब यानी तीसरा एक और है जो दिया हुआ है, एंगल यानी कोण कोण साइड, कोण कोण साइड यानी कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा। तो कोण कोण भुजा भी आपका यानी क्या हो सकता है? सर्वांग समता के नियम में आता है। तो कोण कोण भुजा सर्वांग समता, तो कोण कोण सने भुजा जो सने सर्वांग समता है, इसमें कैसा होगा? आकृतियाँ कैसी होगी बताओ? कोण कोण भुजा है ना, कोण कोण, यानी यदि दो आकृतियाँ हैं, उन दो आकृतियों के दो कोण बराबर हों और एक भुजा बराबर हो, तो क्या होगा? वह त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक, आगे समझ में कि ऐसा त्रिभुज यानी ऐसे दो त्रिभुज जिसके दो कोण बराबर हों और एक भुजा बराबर हो, तो कोण 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 भुजा सर्वांग समता के नियम से वो भी आकृति सर्वांग सम हो जाती है। तो आपको यानी क्या करना है?
सर्वांग समता के जो नियम है ना, तो सर्वांग समता के नियम से इन नियमों को याद कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं अपन एग्जाम्पल में। देखिए मैंने एग्जाम्पल देखते जरा, कुछ प्रश्न पढ़ोगे तो मैंने आपको समझ में आएगा क्लियर। यदि अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, एग्जाम्पल 1 में क्या दिया है, सर ने सर्वांग समता के बारे में पढ़ लिया आपने। अब मैंने एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो A B C D है ना। अब ये बिंदु O हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, देखिए क्या कह रहा है वो, A से O और O से B ये बराबर है। दूसरा O से C और O से D बराबर है ना। तो यहाँ लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1, आकृति में OA बराबर है OB तथा OC बराबर है OD, OC बराबर OD है। तो सिद्ध करना है या बताना है, बताइए बोला है ना, कि नंबर 1 त्रिभुज AOD त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम, COD है ना, यानी AOD सर्वांग सम है त्रिभुज BOC भी या CO भी बोल सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 में क्या लिखेंगे अपन, नंबर 2 में दिया है AD समांतर BC, इन दोनों को सिद्ध करना है। ये आपका क्या दिया है, प्रश्न दिया हुआ है। ठीक, इस AD समांतर यानी AD जो भुजा है चित्र में, आकृति में, इस AD के समांतर क्या है, BC, इसको आपको समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, अब लेकिन समांतर सिद्ध करने के पहले आपका जो त्रिभुज है, त्रिभुज OAD और त्रिभुज BOC, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बताना है। अब सर्वांग सम कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पर इन्हें O से A और O से B बराबर है, चित्र देखना है, और O से C और O से D बराबर है। तो सर्वांग समता के जो हमने लिखाया था है ना गुणधर्म, उसमें आपको देखना है। तो यहाँ लिखेंगे हल, देखिए इसको हल कर रहे हैं अपन लोग। ठीक, हल कर रहे हैं, आपको कौन सा त्रिभुज बताना है सर्वांग सम, AOD BOC। तो यहाँ लिखेंगे हल, त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC में, अभी अपन ने सर्वांग सम लिखे नहीं, वह लिखे हैं ना। AOD जिस त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है उन त्रिभुजों को अपन ले लिया है ना हल में। AOD त्रिभुज BOC, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए अपन देखते हैं कि क्या बराबर है इसमें क्या बराबर है, इसमें बराबर है OA बराबर OB, हाँ OA बराबर OB और OC बराबर OD। ठीक है ना, तो अब यहाँ लिखेंगे अपन लोग OA बराबर OB, OC बराबर OD, ये बराबर है। जब ये बराबर है यानी ये कहाँ से प्राप्त हुआ आपको बताइए, ये कहाँ से मिला आपको, दिया है प्रश्न से, दिया है, इसे लिखा है हल में, लिखा है ना। तो अपन यहाँ लिख देंगे दिया है, ऐसे अपन ने कहाँ से लाए इसको, अपन ने लाए दिया है से लाए, प्रश्न में दिया हुआ है, आकृति में दी हुई है, इसलिए हमने लिख दिया है ऐसे। लेकिन ये जो कोण है, ध्यान से देखना है, कोण AOD और कोण BOC, ये कोण है। तो कोण AOD बराबर है कोण, कौन सा कोण बराबर था, कोण AOD बराबर है कोण BOC बराबर है। क्यों बराबर है दोनों, ये दोनों कोण ने शीर्षाभिमुख
कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण है ये इसलिए बराबर है। जब ये कोण बराबर है, भुजा बराबर है, अब क्या होगा बताओ, भुजा बराबर है, कोण बराबर है ना। तो अब यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, है ना। ये देखो ये वाले बने भुजा इस त्रिभुज की है, ओ ए डी, है ना। तो ए ओ डी त्रिभुज में ओ ए भुजा और बी ओ सी त्रिभुज में ओ बी भुजा, ये इस त्रिभुज की भुजा है तो ये इस त्रिभुज की भुजा है। ये दोनों भुजा क्या है, संगत होगी, बराबर बराबर है। और फिर यानी ओ बी ओ डी भुजा और ओ सी भुजा, यानी इस त्रिभुज की ओ डी भुजा इस त्रिभुज की, और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, ये यानी संगत भुजा है कि नहीं है, तो ये भुजा संगत है माने बराबर है। तो ये भुजा बराबर है, तो ये हुआ एक भुजा, ये हुआ दूसरी भुजा, लेकिन इन दोनों भुजाओं के बीच में कौन सा कोण बना है, शीर्ष कोण, ये ओ बिंदु पर। तो ओ बिंदु पे इधर एक कोण बना है और एक इधर बना है कोण, तो ये कहलाएगा भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BOC। ठीक, अब सर्वांग सम तो हो गया, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं AOD और BOC, यहाँ लिखेंगे किस नियम से है, SAS, मतलब आपको भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो सर्वांग समता कौन सा है, SAS, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, अब आपको मालूम होना चाहिए कि जब वो दोनों आकृतियाँ यानी इधर का बनने वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज, यदि दोनों त्रिभुज बराबर हैं, सर्वांग सम हैं, है ना, जब सर्वांग सम है ये दोनों आकृतियाँ, तो इसके सभी अंग सभी कोण आपस में बराबर होंगे। मतलब आपका यानी कौन सा कोण होगा बराबर, बताओ, ये भी कोण इस कोण के बराबर होगा, ये जो कोण है ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक, समझ में आ गया कि जब आकृतियाँ सर्वांग सम है तो ये जो कोण है ना OAD, तो OAD कोण बराबर होगा OBC कोण के, और ये कोण भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। जब आकृतियाँ ही सर्वांग सम है तो उसके सभी अंग बराबर होंगे, यानी उसके जो कोण हैं तो कोण भी बराबर होंगे, उसकी जो भुजाएं हैं वो भुजाएं बराबर हो जाएगी। ठीक, तो ये यानी क्या हो जाएगा कि ये जो कोण है ये कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण और ये बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों कोण आपको कैसे दिख रहे हैं बताओ, आपको जेड का आकार दिख रहे हैं, ऐसा ऐसा दिख रहे हैं ना। अभी जब जेड का आकार दिख रहा है तो जेड के आकार में जब ये कोण दिख रहा है ऐसा, तो अब बताइए कि इस कोण को हम क्या कहते हैं, अपने पढ़े ना कोणों के बारे में, ये कहलाते हैं एकांतर अंतः कोण। क्या कहलाते हैं ये, एकांतर अंतः। और एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः यानी किंतु कोण, अब देखिए हमने इसको अपने सिद्ध कर दिया, ये सिद्ध हो गया है। अब आपको सिद्ध करना है AD समांतर BC, तो AD समांतर BC के लिए आप यहाँ आ रहे हैं, है ना। किंतु कोण OAD बराबर होगा कोण किसके होगा बराबर, वो होगा OBC, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों कोण बराबर क्यों होंगे इसका बताओ रीजन, ये एकांतर अंतः कोण है, बराबर है क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। जब ये एकांतर अंतः कोण है ये दोनों, जब एकांतर अंतः कोण जब है ये दोनों, तो अपन क्या बोलेंगे, ये भी बराबर है और ये भी मैंने कोण ने एकांतर कहलाएगा, है ना। कौन सा वाला, ODA तथा ODA बराबर होगा कोण किसके बराबर होगा, ODA, है ना, OCB, ये बराबर होगा, ये एकांतर अंतः कोण है। जब ये एकांतर अंतः कोण है ये दोनों, है ना, ऐसा लो चाहिए ऐसा लो, है ना। तो जब ये एकांतर अंतः कोण है तो हम इन एकांतर अंतः कोणों से ये जो AD है
भुजा है, ये भुजा BC के समांतर है। अर्थात यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण बराबर होते हैं, है ना, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात AD समांतर BC क्या होगा, AD समांतर BC होगा। जब AD समांतर BC होगा आपको ये सिद्ध करना था। इस पर मैं आपको, है ना, पहले तो आपको दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है नंबर 1, फिर सर्वांग सम के बाद नंबर 2 में AD समांतर BC लाना है। तो AD समांतर BC के लिए आपको एकांतर कोण लेना पड़ेगा। तो एकांतर कोण कौन सा लिए, ये लिए, ये और ये और ये। तो एकांतर कोण से अपन ने क्या बताया, एकांतर कोण से मैंने बता दिया कि AD समांतर BC है। ठीक, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।